नारी तू जो चाह ले अगर तेरे कदमों में हो शिखर। मिरर मीडिया के तमाम दर्शकों को हमारी ओर से महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माना जाता है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जिस दौरान जो तमाम महिलाएं हैं समाज की, उनके जो कार्य हैं, उनके जो बलिदान हैं, उनकी जो तपस्याएं हैं, उन सभी को याद किया जाता है। और आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि धनबाद में बाल कल्याण समिति का जो बेंच है, बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट, वो अभी वर्तमान में महिलाओं के द्वारा ही संचालित किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं नारी सशक्तिकरण को मजबूत करता हुआ संदेश नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट को जो है सशक्त करता हुआ और वुमेन एम्पावरमेंट का संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। आज हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं बाल कल्याण समिति की सदस्य ममता अरोड़ा और हमारा ये खास कार्यक्रम जिसका नाम है अबला नहीं अपराजिता। हर क्षेत्र में महिलाओं की क्या कुछ योगदान रहे हैं और क्या कुछ उनकी भूमिका रही है, यानी कि नारियों का क्या कुछ जो महत्व है समाज में, उसको प्रदर्शित करने का कार्य हम करेंगे। और इसी दौरान विभिन्न महिलाओं से जुड़ेंगे और जानेंगे कि नारी सशक्तिकरण क्या है और इसका क्या महत्व है समाज में। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे इस शो में। नमस्कार। सभी मिरर मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे सारे जनसाधारण को, सारी महिलाओं को और महिलाओं के साथ देने के लिए खड़े हुए पुरुषों को, सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। तो मैम, जैसा कि हमने अभी अपने दर्शकों को भी बताया और पूरी धनबाद की जनता जानती है कि अभी वर्तमान में जो बाल कल्याण समिति के बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट हैं वो महिलाओं के द्वारा ही संचालित किए जा रहे हैं और जो महिलाएं हैं उन्हीं के द्वारा तमाम जो केसेस हैं वो निपटारा उसका किया जाता है। तो कितना महत्वपूर्ण होता है महिलाओं का बाल कल्याण समिति में रहना, मतलब क्या कुछ यहाँ पर चैलेंजेस होते हैं और कितना ज़रूरी है कि एक महिला जो है वो बच्चे से कनेक्ट कर पाए? एक्चुअली अगर सही मायने में बोलें कि जब CWC एक बेंच के तौर पे काम करती है तो यहाँ पे कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं रह जाता है कि कोई महिला है या पुरुष है। और हम ये मानते हैं कि हम एक ह्यूमन बॉडी हैं, हम एक ह्यूमन नेचर है जो सोसाइटी से ही आए हुए हैं, समाज से ही आए हुए हैं, समाज के हिस्सा हैं। और समाज में जो भी असमानताएं हैं, जो भी समानता नहीं है, इसकी जो भी असमानताएं हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी असुविधाएं हैं, वो सारी चीज़ों को हम देखते हुए बड़े हुए हैं और हम इसी समाज के ही एक पार्ट हैं। तो जब हम समाज के ही हिस्सा हैं और समाज में होती हुई हर गतिविधि को देखते हैं और फिर हम एक थ्योरेटिकल एक अपनी जो थ्योरीज़ हैं, अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसमें जब हम काम करते हैं तो हमें ये कहीं नहीं फील होता है कि ये महिला है या पुरुष है। हाँ, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे सोच में बैठा है कि सिर्फ महिला या सिर्फ पुरुष। हम जब यहाँ काम करते हैं हम बहुत जेंडर बायस नहीं होते हैं, बस एक ह्यूमन बीइंग, एक सोसाइटी के एक वर्कर और एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर के हिसाब से काम करते हैं और अपने काम को पूर्णता देते हैं। सोसाइटी की आपने बात कही, तो सोसाइटी में देखा जाता है कि महिलाओं के लिए जो अवधारणा है कि महिलाएं जो हैं, काफ़ी हद तक लोगों का ये कहना होता है कि उनमें डिसीजन मेकिंग जो है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रांग नहीं देखा जाता है। तो बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट पर बतौर एक महिला बैठना और डिसीजन लेना बच्चों के हित के लिए, कल्याण के लिए, क्योंकि इस कार्यालय का नाम ही है बाल कल्याण समिति, तो कितना चैलेंजिंग होता है और उन सब चीज़ों को और उन अवधारणाओं को आप कैसे देखती हैं? सबसे बड़ी बात, महिला के तौर पे अगर हम किसी फिगर को रिकॉग्नाइज करते हैं तो वो माँ का फिगर होता है और माँ एक सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग में उसकी जो एक भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है जब वो अपने बच्चों को या बच्चों के से संबंधित कोई भी डिसीजन वो लेती है। तो माँ की भूमिका और एक महिला के रूप में माँ की भूमिका को हम सब मानते हैं और सराहते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि जब बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट के चेयर में जब मेंबर्स जो हैं, जो सदस्यगण हैं, वो सारी महिलाएं हैं, तो ये ज़रूर लगता है कि कैसे संभालते होंगे। लेकिन इसमें और एक उदाहरण हम बोलेंगे, ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहली महिला जो 2026 या 2027 तक हो जाएंगी वो जस्टिस BV नागरत्ना, जो
CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अब पहली महिला बनने जा रही हैं, तो वो तो सर्वोच्च न्यायालय की CGI मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गई और वो महिला हैं। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि भी है, एक मोटिवेशन, एक पिक्चर भी है, एक रोल मॉडल भी है हम सब के लिए। तो हम बहुत छोटे हैं, वो तो बहुत बड़ी स्थान पे पहुंच के हमें इंस्पायर्ड करती रहेंगी। यानी कि एक अरसा लग गया महिलाओं को उस कुर्सी तक पहुंचने के लिए, कैसे देखती हैं आप इसे? जी, ये बहुत अच्छी बात कही, एक अरसा लग गया और अभी भी अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज भी महिलाओं की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा नहीं है तुलना में। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि 1989 में 1990 में जो पहली महिला जज बनी थी वो हमारे ही इसी देश की एक नागरिक जस्टिस एम फतिमा बीबी थी, जिन्होंने ये रोल मॉडल शुरू में ही स्थापित कर दिया था। जब हम इंटरनेशनल वुमेंस डे को इतना ज़्यादा रिकॉग्नाइज भी नहीं किए थे, तब वो आ गई थी पहली महिला के रूप में। तो इंस्पिरेशंस हमारे पास कम नहीं है, यही कहना चाहूँगी कि इंस्पिरेशंस काफ़ी हैं और आगे बढ़ने के लिए इंस्पिरेशंस बहुत ज़रूरी हैं। तो जैसा कि आप इस क्षेत्र में काफ़ी समय से हैं, काफ़ी सारे केसेस आपने देखे होंगे, तो कोई ऐसा एक केस जिसका आप वर्णन करना चाहें जहां पर ऐसा लगा हो कि ये जो केस है ये केवल महिलाओं के द्वारा ही डील किया जाना चाहिए और जिसको देखकर के आपको हैरानी हुई हो, ऐसा कोई केस? अभी ऐसे केसेस आते रहते हैं जिसमें एक्चुअली ज़्यादातर जो बच्चियां आती हैं उनके जो पॉक्सो केसेस रहते हैं या सेक्सुअल ऑफेंस के जो केसेस रहते हैं, कई बार घर के ही लोग, घर के ही परिवार के सदस्यों के द्वारा जब इस तरीके की अनैतिक आचरण होती है तो बच्चियां जो है वो महिला जज, महिला सुनने वाले ऑडिटर के पास ही अपनी बातें खुल के कहना चाहती हैं। कई बार ऐसा हुआ है जब ये CWC के बेंच में पुरुष सदस्य भी रहते थे तो भी महिलाएं, ये बच्चियों के द्वारा ये बोला गया या हम लोग जब भी बात करते थे तो हम लोग कोशिश यही करते थे कि एक महिला उस बच्ची से अकेले में बात करे और वहाँ पे पुरुष सदस्य की उपस्थिति ना हो, जिससे कि वो लोग असहज ना महसूस करें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसी मामले में हमारे पास ऐसे मामले तो काफ़ी आए हैं। एक मामला आया था जो हमारे धनबाद में बहुत ही चर्चित मामला था, जिसमें पिता पे ही आरोप था और लास्टली जब बेल हुई थी तो ये एक बड़ा क्वेश्चन अराइज कर गया था कि पिता भी उसी घर में जाएगा जहां वो बच्ची रह रही है। तो कुछ दिन तक उसे हमें बालिका गृह में रखना पड़ा और फिर बाद में इसको सेटल डाउन करते हुए, उसकी सुरक्षा को देखते हुए हमें जो भी ज़रूरी ये थी वो हमें लेना पड़ा। तो अपने कार्यकाल में आपने किस तरह के ऐसे केसेस देखे? जैसा कि एक केस का तो आप वर्णन कर रही थी और कुछ दिन पहले हमने एक केस देखा था जिसमें एक बच्ची को अस्पताल में छोड़ दिया गया था, अबैंडन कर दिया गया था उसे, और काफ़ी समय बाद उनके जो परिजन हैं, संज्ञान लेने के बाद आप लोगों के, उसके बाद उसके परिजन लेने जाते हैं, लेकिन वो बच्ची बच नहीं पाती है। उस समय क्या कुछ मामला था, थोड़ा सा हमारी जनता को अगर बताना चाहें आप। ये मामला शहर के एक चर्चित हॉस्पिटल का था, प्राइवेट हॉस्पिटल का था और ये मामले में एक चर्चित डॉक्टर जिनके पास बच्ची की माँ, मतलब जो भी लेडी थी, उनकी जो डिलीवरी थी वो हुई थी और उसके बाद उसके कंडीशन को देखते हुए ही वहाँ से उसको रेफ़र कर दिया गया था दूसरी जगह किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए। और वहाँ पर उसके इलाज के क्रम में माता पिता और परिवारजनों की एक नेग्लिजेंसी सामने आई थी, इग्नोरेंस सामने आया था। उनका ये कहना था कि बच्ची के लिए जो भी ट्रीटमेंट के जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, हॉस्पिटल अथॉरिटी का कहना था कि यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है और बच्ची के पेरेंट्स या उसके गार्जियन के साइड का कहना था कि आपको जो करना है यहीं कीजिए, नहीं हम कहीं और ले नहीं जा पाएंगे। और इस तरीके से कुछ दिन के लिए बच्ची को छोड़ भी दिया गया था भगवान भरोसे। उस टाइम CWC इसमें इंटरवेन किया जब हॉस्पिटल अथॉरिटी ने CWC को इसके बारे में जानकारी दी। इंटरवेन करने के बाद CWC अपने स्तर पे बहुत जल्द ही एक मीटिंग का भी ऑर्गेनाइज किया था, परिवार को भी बुलाया गया था, सबको समझा बुझा के एक सेटल डाउन भी किया गया था इंटरवेंशन के माध्यम से। तो क्या ये मतलब देखा जाए तो जेंडर इनइक्वालिटी, असमानता
को देखा जा सकता है, इसे माना जा सकता है? जेंडर इनइक्वलिटी को ज़रूर माना जा सकता है, क्योंकि आज के हमारे समाज अभी भी इन चीज़ों को मानता है, लड़का लड़कियों में डिफरेंसेस करता है। लड़कियों को कई बार फेंक दिया जाता है, कई बार भ्रूण हत्या जैसी मामले आते हैं, लेकिन अभी समाज बहुत अवेयर हो चुका है और लॉ एंड ऑर्डर भी काफ़ी सशक्त हो चुका है जिला में। तो हम सब चीज़ पे नज़र बनाए रहते हैं और समय समय पे इसको सुधारने की, जागरूकता करने की सारी कोशिश करते हैं। क्या ऐसे केसेस आए हैं यहाँ पर जिसमें इनइक्वालिटी या असमानता देखने को मिली है, खास करके जेंडर इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें तो? हाँ, बिल्कुल आए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ स्पॉन्सरशिप के केसेस चलते हैं, जिसमें महीने में 4,000 रुपया देने की बात एक है, जहाँ पे अगर बच्चे के माता पिता में पिता का डेथ हो गया है, जो इनकम करने वाले सदस्य हैं, उनकी मृत्यु के पश्चात अगर माँ सिंगल है, माँ अकेली रह गई है, तो ये और भी उसमें कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसमें ये 4,000 रुपया महीने में पढ़ाई या स्वास्थ्य के लिए दिया जाता है बच्चे को। इन सब मामलों में देखा है कई बार लड़के को तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, लड़की को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो ये तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है। हालांकि हम इसको डिस्क्रिमिनेशन इसीलिए नहीं मानते हैं क्योंकि हमें लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल जो है वो पूरा तरीके से झारखंड में अभी बहुत अच्छे तरीके से चालित है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोच जो है माता पिता की या पेरेंट्स की जो सोच है कि लड़की तो घर पे रहेगी या लड़की की शादी कर देंगे, तो इसको हम लोग थोड़ा सा नॉमिनेट कर दें, थोड़ा सा कम में भी चला दें तो चलेगा, लेकिन लड़के को ज़रा ज़्यादा महत्व दिया जाए। मतलब कहीं ना कहीं परिवार की तरफ से ही ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, असमानता है, ये देखा जा सकता है कि आप जो घर के मेल मेंबर्स हैं, यानी जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उन्हें अलग स्कूल में पढ़ाया जाता है, अलग फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। तो क्या ये हम मान सकते हैं कि ये हिडन डिस्क्रिमिनेशन आज भी समाज में जीवित है? बिल्कुल मान सकते हैं, और इसके इसके लिए जो सबसे बड़े जिम्मेवार हैं वो पेरेंट्स हैं। सबसे पहली बात कि अभी तक माता पिता में ये सोच या एक मेल फीमेल पर्सनैलिटी में ये सोच नहीं बदली है कि एक लड़का और एक लड़की दोनों इक्वल हैं, उनको सारी सुविधा इक्वली मिलनी चाहिए, उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो ये बाद में जाके मानसिक रूप से बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट कर सकता है आगे की ज़िंदगी में। और लड़कों को स्पेशली आई थिंक सिर्फ अवेयरनेस हम करते हैं, अभी स्पेशली लड़कों को भी ये समझाना चाहिए कि आपके पास, आपके साथ जो पढ़ रहे हैं या आपकी जो सिस्टर हैं या आपके साथ जो जुड़ित महिला या फीमेल सदस्य हैं, जो भी हैं, वो आपके इक्विवेलेंट हैं, उनको आप नीचा या डाउनवर्ड्स नहीं समझ सकते हैं। लड़की और लड़का में इक्वलिटी तो होना ही चाहिए, आई थिंक इक्विटी भी होना चाहिए, क्योंकि एक फीमेल जो फिगर है उसके जो बॉडी के स्ट्रक्चर हैं उस हिसाब से उसको इक्वलिटी का दर्जा मिलना चाहिए। ये नहीं कि हम स्ट्रेंथ है, देखिए कुछ चीज़ें लड़का और लड़की के फिजिकल स्ट्रक्चर में भी चेंजेस होते हैं, उस हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा। हम इक्वलिटी करेंगे लेकिन इक्विटी के साथ। तो जो महिलाएं अपने आप को कम आंकती हैं और जिन्हें लगता है कि वो आगे नहीं बढ़ सकती हैं जस्ट बिकॉज दे आर फीमेल, जस्ट कि वो एक महिला हैं तो शायद वो आगे नहीं बढ़ सकती हैं, इस तरह की जो सोच से घिरी हुई महिलाएं हैं, उन सभी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, इसीलिए तो मैं आज मैंने सोचा था कि आपके इस चैनल के जरिए वो मेरा, अगर जो भी महिलाएं हैं, जो भी पुरुष हैं, जो भी इस समाज के नागरिक हैं, इस सोसाइटी के पार्ट हैं, वो अगर सुन रहे हैं तो वो सुने कि महिलाएं क्या कर सकती हैं। देखिए, रोल मॉडल्स को देखेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हमारे सामने कोई रोल मॉडल फिक्स होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। उसी क्रम में मैं ये आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी। अभी हम लोग हाल ही में देखा था रिपब्लिक डे में दिल्ली के पैरेड में सिमरन बाला करके फर्स्ट वुमेन जो ये थी सीआरपीएफ के मेल कंटिंजेंट की जो टोली थी उसको लीड की थी। तो एक मेल कंटिंजेंट की टोली, एक मेल मतलब सिपाहियों को लेके जो टोली कंटिंजेंट है जो हमारे देश का, उसको लीड करने वाली जो लेडी थी वो सिमरन बाला।
तो एक वुमेन लड़कों को भी लीड कर सकती है, इसमें कहीं भी कोई छोटी या बड़ी या मेल फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन वाली बात नहीं है। जैसे एक मेल फिगर किसी भी अथॉरिटी, किसी भी एंटिटी को लीड कर सकता है, वैसे ही एक फीमेल भी कर सकती है। हमारी नज़र में मेल और फीमेल नहीं होना चाहिए, वो एक एंटिटी होना चाहिए, और एंटिटी में ह्यूमन बीइंग है, ये हमें सोचना चाहिए। और झारखंड को अगर देखें तो एक बहुत बहुचर्चित नाम है और बहुत ही मतलब क्या बोले, देश राज्य प्रिय एक नाम है, जिनका नाम है कल्पना मुर्मू सोरेन, जो विधायक गंडा हैं, गांडे विधायक हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है जो झारखंड की, उन्होंने WEF मतलब फोरम को जाके डेवोस में जो अभी टूर में गए हुए थे, वहाँ पे एक इकोनॉमिक फोरम को जाके उन्होंने झारखंड को वहाँ रिप्रेजेंट किया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा रोल मॉडल का काम किया उन्होंने। हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री में हेड ऑफ मंत्रालय की जो मंत्री जी हैं, वो अन्नपूर्णा देवी झारखंड के कोडरमा से बिलोंग करती हैं, वो भी बहुत बड़ी रोल मॉडल है हमारे लिए। सावित्री पूर्ति हॉकी प्लेयर हैं, बहुत रिनाउंड हॉकी प्लेयर हैं, ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं, लेकिन हॉकी के दुनिया में झारखंड का नाम उन्होंने रोशन किया है। पैरा थ्रो बॉल एक टीम है जिसके नेशनल फेडरेशन कप में वुमेन टीम, झारखंड की वुमेन टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो स्पोर्ट्स में ऐसे है, हम देख रहे हैं जुडिशियल सेक्टर में, मैंने आपको बताया अभी जस्टिस आगे बढ़ गई। अभी अगर हम बिजनेस में देखा जाए तो किरण मजूमदार, फाल्गुनी नैयर, ऐसे नाम हमारे सामने हैं। और सबसे बड़ी चीज़ अभी अगर देखा जाए तो हमारे धनबाद के ऊपर भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर स्नेहा कश्यप मैडम हैं, बहुत अच्छी एमिनेंट लीडर हैं वो। और सबसे और एक चीज़ है कि लॉ एंड ऑर्डर को भी शायद देखने वाली जो ADM मैडम है, वो भी महिला हैं। और हाँ, हमारे बाल संरक्षण पदाधिकारी साधना कुमारी जी महिला है। और सबसे लास्ट में अपने बाल कल्याण समिति धनबाद की बेंच को बहुत बहुत साधुवाद दूंगी कि हम तीनों महिलाएं हैं। मैम ममता अरोड़ा, मेरी साथी नीतू सिन्हा और मेरी और एक साथी संध्या सिन्हा, हम तीनों महिलाएं अभी बच्चों के बाल हित में निर्णय लेते हैं और बहुत मन से काम करते हैं। तो आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जाते जाते जो है महिलाओं से क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगी, महिलाओं को सशक्त बनने के लिए क्या कहना चाहेंगी कि वो आगे चलकर, जिस तरह के आप नाम बता रही थी कि वो आइडल रोल मॉडल मानकर चलें और काफ़ी नाम रोशन किया है पूरे भारत का, पूरे झारखंड का, और साथ ही साथ एक अलग पटल पर जो है महिलाएं अब पहुंच रही हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगी तमाम महिलाओं को? चूंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो क्या महिला दिवस एक दिवस तक ही सीमित हो या फिर इसको थ्रू आउट द ईयर लोग मनाएं और महिलाओं को वही सम्मान और जो इक्वालिटी है वो मिल सके? मेरे हिसाब से महिला दिवस तो हर दिन है, क्योंकि हर दिन हमारे समाज में एक महिला घर से निकलती है और घर के कामों को कंप्लीट करके बाहर के कामों को भी देखती है, घर के कामों को भी देखती है। एक महिला को अगर हम एक कॉमन महिला समझ लें, एक साधारण हमारे समाज की महिला, चाहे वो वर्किंग फील्ड में हो चाहे वो हाउस फील्ड में हो, वो महिला के लिए हर दिन वो महिला दिवस समझे अपने लिए। स्पेशली वो अपने लिए अगर कुछ करना चाहे तो प्लान करे अपनी लाइफ को, और प्लान करते टाइम वो ये याद रखे कि उसे नॉलेज बहुत ज़रूरी है, ज्ञान बहुत अच्छा एक विषय है जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। हमारा ज्ञान आहरण करने का जो चाह है उसको हमें बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सही ज्ञान ही हमें आगे ले जा सकता है। अगर हम ज्ञान को सही तरीके से ना लें तो आई थिंक ये बहुत मुश्किल होगी आगे जाके कि हम अपने आप को कहीं कोई जगह में काम करें और बहुत सक्सेसफुली उस काम को हम लोग कंप्लीट कर सकें। इसीलिए इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस, नॉलेज, ये सारी चीज़ें एक महिला के लिए बहुत ज़रूरी है। नॉलेज भी इतनी होनी चाहिए और उसके साथ विल पावर, जिसको कॉन्फिडेंस कहेंगे, पर वो भी एक बैलेंस में होना चाहिए। विल पावर होना चाहिए कि हम इस काम को, ये संभव है, यह असंभव नहीं है, कोई भी काम असंभव नहीं है, और उस काम को करने के तरीके अलग अलग हैं। आपको तरीके डिफरेंट तरीके चुनने हैं समय के हिसाब से, पर गोल मेरा फिक्स है, मुझे उस गोल तक पहुंचने के लिए मुझे काम करना है। और एक चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो हमें अपने जो इंडियन जो कल्चर है,
नॉट ओनली वेस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर को भी हमें देखते रहना है और उस कल्चर को हम कैसे लाइफ लॉन्ग अपने अगले जनरेशन को हम पहुंचा पाएँ, वो कल्चर ज़रूर फ्लो ऑफ करना चाहिए। समाज में महिला को सामाजिक, अर्थनैतिक एंड सांस्कृतिक, ये तीनों विषय पे काम करने की ज़रूरत है और ज्ञान के साथ काम करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये थी हमारे साथ बाल कल्याण समिति की सदस्य ममता अरोड़ा, जिन्होंने बताया कि ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। जी हाँ, समाज में फिर चाहे वो आप महिला हो या पुरुष, अगर आपके पास ज्ञान अर्जन की जो क्षमता है वो अगर अच्छी है तो फिर आपका जो ज्ञान है वो आपको आपका हक ज़रूर दिलाएगा, और साथ ही साथ आप कितने ज़्यादा अवेयर हैं और चीज़ों को लेकर के कितना इन्फॉर्म्ड हैं, इसको लेकर के भी जो महिलाएं हैं वो ख़ास तौर से अपने आप को सशक्त बना सकती हैं। और जैसा कि हमारे शो का ही नाम है कि नारी जो है वो केवल अबला नहीं अपराजिता होती है, यानी कि वो केवल जो है महिलाओं को केवल सौंदर्य का ही प्रतीक ना माना जाए, वो अगर चाह लें तो वो निडर होकर, निष्पक्ष होकर कार्य कर सकती हैं और अपना एक मुकाम हासिल कर सकती हैं। काफ़ी सारी अच्छी बातें हुई बाल कल्याण समिति की सदस्य ममता अरोड़ा के साथ, और काफ़ी सारी बातें उन्होंने बताई अपने कार्य को लेकर, और साथ ही साथ महिलाओं का जो रोल रहा है समाज के बनावट में और समाज के निर्माण में, और साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी सारे संदेश भी दिए तमाम महिलाओं को और साथ ही साथ पुरुषों को भी, कि ये जो समाज है ये केवल महिलाओं से ही नहीं, महिलाएं, पुरुष और अन्य लोगों से भी बने हुए हैं। तो इसमें जो समानता है वो समानता बनी रहे, और साथ ही साथ लोगों की जो सोच है, लोगों की जो अवधारणा है वो कहीं ना कहीं अब बढ़ती हुई दिख रही है और अच्छी होती हुई दिख रही है। तो फिलहाल अब देखना यह है कि समाज में क्या जो महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये केवल एक दिन के लिए ही सीमित रहता है या थ्रू आउट द ईयर यानी पूरे साल चलता है, क्योंकि महिलाओं का दिन नहीं होता, महिलाओं से ही लोगों के दिन होते हैं। उनके जो कार्य रहती हैं, उनकी जो एफर्ट्स होते हैं, कहीं ना कहीं एक पुरुष की कामयाबी में उनका हाथ ज़रूर होता है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, हम फिर लौटेंगे अन्य एपिसोड में किसी अन्य शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रिया पांडे।